मेरी पैदाइश रावलपिंडी में 21 नवंबर 1939 को हुई थी। पार्टीशन की खबरें सुनते हुए कि शायद बंटवारा होना है तो 15 अगस्त के बाद कि नहीं, तो सबका ये ख्याल था कि ये सिर्फ कहावत है, ऐसे हो क्या सकता है। Finally, there was the hoisting of the new flag, symbol of India's freedom from British rule. ट्रेन जो पहले निकली है उस पर कबीलियों ने हमला किया है और लड़कों को मार गए हैं और लड़कियों को उठा के ले गए। मेरे चाचा ने अंगूर का गुच्छा पकड़ के अपने मुंह में डालने की कोशिश की, उनको छुरा मार दिया। मेरा नाम रवि भूषण राय सानी। आई एम रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम इंडियन आर्मी। मेरी पैदाइश रावलपिंडी में 21 नवंबर 1939 को हुई थी। मेरे पिता का काफ़ी फैला हुआ व्यापार था। सानी मेटल मार्ट उनकी एक कंपनी थी जो रावलपिंडी सदर बाज़ार में थी। उन्होंने अपने भाई को कुमारी में लजपत राय शिवराम सानी नाम की दुकान डाल के दी हुई थी और जेलम में छोटे भाई को चरणजीत राय ओम प्रकाश सानी के नाम से उनके पास MES के और दूसरे सब ऑर्डर्स होते थे और स्टील हार्डवेयर के सप्लायर थे। अच्छा बिजनेस था। 2 कारें थी, एक टांगा था। रावलपिंडी में लक्ष्मी सिनेमा था जो भी मेरे पिताजी का था। काफ़ी फैला हुआ बिजनेस था। सो अपने घर में सब अच्छी तरह से रह रहे थे। मेरी पढ़ाई वहाँ पे इनिशियली DAV स्कूल में हुई। फिर जब पार्टीशन की खबरें सुनते हुए कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा होने हैं, तो सबका ये ख्याल था कि ये सिर्फ कहावत है, ऐसे हो क्या सकता है। जो सारा सेट हुआ है इसमें कुछ नहीं होना, ये अंग्रेज़ों की कुछ शरारत है या कुछ पंडित नेहरू या जिन्ना की आपस में टकराव में ये ऐसे बातें हो रही हैं। होना कुछ नहीं, 15 अगस्त को झंडे दो हो जाएंगे, फिर हम वैसे के वैसे रहेंगे। इसको देखते हुए मेरे माता पिता ने हम भाई बहनों को, मेरी भुआ कालका में, मेरे फुफड़ रेलवे में थे, कहने लगे कि आप कालका चले जाओ, शिमला घूम के आ जाओ, फिर ये पार्टीशन की डेट निकल जाएगी, वापस फिर अपने घर आ जाना। मैं, मेरा भाई, मेरी बहनें आ रहे थे। साथ में हमारे पड़ोसियों ने कहा कि हमारी 2 बेटियों और बेटे को भी ले चलो, क्योंकि किसी को ये ख्याल नहीं था कि हमें परमानेंटली यहाँ से जाना है, कुछ ऐसा होना है। तो उनको भी लेकर, उनका जो छोटा बेटा मेरे हम और था उसको भी साथ लेकर हम बाई ट्रेन आए। रास्ते में पता लगा कि कोई ट्रेन जो पहले निकली है उस पर कबीलियों ने हमला किया है और लड़कों को मार गए हैं और लड़कियों को उठा के ले गए। तो फिर कहने लगे कि सब अपना बचाव करो, और कुछ लोग गार्ड के पास गए और ड्राइवर के पास गए कि भाई अमृतसर तक गाड़ी बिना रोके ले जा भाई। मेरे को और मेरे दोस्त को ट्रेन का जो सीट होती है उसके नीचे लटा दिया गया। ऊपर आगे बिस्तर बंद रख दिए कि जैसे यहाँ सिर्फ नीचे बिस्तर ही है कोई नहीं। और बहनें ऊपर के नहीं, खेस लपेट कर सीटों पे के नहीं सुला दी, जैसे कि सामान पड़ा हुआ है, सोए हुए हैं। और जब अमृतसर आ गया तो फिर उन्होंने कहा कि अब बाहर आ जाओ, यहाँ अब सेफ़ है। हमारी ट्रेन सेफ़ आई। हम कालका आ गए अपने भुआ फुफड़ के पास, वहाँ छुट्टियाँ मना रहे थे। मेरे पिता, माता, चाचा, छोटा, ये रावलपिंडी में ही थे। 26 सितंबर 1947 को मेरा चाचा ओम प्रकाश गोदाम से कुछ माल देने के लिए गए और ख़रीदार भी जो था वो पुराना ग्राहक था। वो आया घर खास के, मेरे पास एक ऑर्डर आया तो मेरे को आज दे दो, तो निकालने देने गए दुकान पे। उस वक़्त लंच टाइम हो रहा था, तो कार का ड्राइवर
खाना खाने गया हुआ, टांगा घर से खाना लेने गया हुआ, और मुंशी खाना खाने गया हुआ। सो चाचा गया गोदाम से माल देकर आया, वापस आते हुए दुकान के पास ही चौराहे पे एक अंगूर की रेहड़ी थी, तो वहाँ से उन्होंने कहा चलो अंगूर ले चलते हैं, खाने के बाद मीठा मुँह से करेंगे। तो वहाँ देखा कि एक आया खड़ा हुआ है, नया अनजान है। उन्होंने कहा कि ले बेटा तू भी अंगूर खा ले। कहता नहीं। चाचे ने अंगूर का गुच्छा पकड़ के अपने मुंह में डालने की कोशिश की। जब डाल रहा है तो उस आदमी ने उनको छुरा मार दिया। छुरा मार दिया और मेरे चाचे ने चिल्लाया, पापा जी। अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए, और मेरे पिता उठ के आए कि ये ओम की आवाज़ आई है। उन्होंने एक सरिया मोटा रखा हुआ था कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उठा के बाहर आए। देखा उस वक्त ना तो ड्राइवर है, ना कोचवान है, ना मुंशी है। चौराहे की तरफ गए अपने भाई के लिए। ये देखते हुए सब आसपास के कोई 2-4 जो थे भी थे, वो अपनी दुकानों में छुपने वाली कहें कि क्या कहें। मेरे पिता अपने भाई को संभालते हुए अस्पताल की तरफ, कैंटोनमेंट हॉस्पिटल की तरफ लेकर गए। वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ। अगले दिन मेरे चाचा का देहांत हो गया। इस दौरान में मेरी माता भी हॉस्पिटल आ गई थी। अगले दिन संस्कार हुआ, और संस्कार क्रिमिनेशन ग्राउंड पर ही डीसी आया और उसने मेरे पिता को कहा कि दीवान साहब, आप वापस घर जाने का मत सोचना, आपका घर दूसरे को अलाट कर दिया गया और आपकी दुकान पे सील लग गई, और तुम्हारे भाई पे कबीलियों ने 2000 रुपये का इनाम रखा था, उसको छुरा लग गया और वो चला गया। आप पे उन्होंने 5000 का रखा हुआ है। आप अगर बाहर निकले तो आपको ढूंढ रहे हैं कई कबीले अटैक करने के लिए। तो वहाँ से सीधा एयरपोर्ट गए, अरेंजमेंट करके मेरे माता पिता बाई एयर इंडिया आए। मेरे माता पिता सीधा दिल्ली आए थे। फिर दिल्ली में कुछ अपना था नहीं, इसलिए वापस कालका आया कि वहाँ बुआ का ठिकाना तो है उनके घर के अंदर। उनके कोठी के एक सर्वेंट क्वार्टर में हम रह रहे थे, दूसरे सर्वेंट क्वार्टर में मेरे चाचा की फैमिली थी, तीसरे के अंदर मेरे ताए की फैमिली, चौथे के अंदर उनके मेरे फुफ्फड़ के भाई की फैमिली। पिता मेरे और भाई मेरे दिल्ली आए कि कुछ काम किया जाए, कुछ गुजारा करने के लिए इंतज़ाम चाहिए। कोशिश दौड़ धूप करने के बावजूद पिता को होस काजी में एक दुकान कस्टोडियन ऑफ एवेक्यूज प्रॉपर्टी ने अलाट कर दी जो मुसलमान की थी। मेरे पिता ने शराफत में शाम को जाकर पड़ोस वाले को कहा कि मेरे को ये अलाटमेंट लेटर मिली है, कल से हम पड़ोसी होंगे। तो मैंने कहा आपसे मेल जुल कराऊं ताकि कल चाबी मेरे को मिल जाएगी तो फिर लगाता हूँ। अगले दिन जब कस्टोडियन ऑफ एवेक्यूज प्रॉपर्टी के रेप को लेकर गए लेने के लिए, तो वही दुकानदार जिसको शाम को मिल के आए थे वो कहता है कि ये तो मेरी है जी, वो मुसलमान जाते वक्त मेरे को बेच गया था। उसने अंदर से रातों रात के नहीं, बीच की दीवार तोड़ के कब्जा कर लिया था। सो कुछ काम करने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। सो भाग दौड़ करते रहे। पिता ने कोशिश की कि कुछ मिले। अब एक बार एवेक्यूज प्रॉपर्टी ने दुकान अलाट की थी, दूसरी बार मिलने का चांस नहीं था। उन्होंने 12,000 का लोन सैंक्शन कर दिया कि आप अपने बिजनेस के लिए सामान ले सकते हैं। इस तरह बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, पर भाई की मौत का सदमा, उसके बच्चों को देखते हुए मेरे पिता की सोच इन सब चीज़ों से हट गई।
उन्होंने जो औरतें विधवा हुई हैं उनको घरों से बुलवा कर मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन में ले जाकर उनको 2-2 हज़ार की ग्रांट मिलती थी, उनको दिलवाई। कुछ 2 फैमिलीज़ ऐसी थी, एक हिंदू और उसकी औरत मुसलमान थी। पार्टीशन के बाद डिवीजन करते वक्त के ने उसकी औरत को हिंदुस्तान से पाकिस्तान ले गए। जो फैमिली एक है उसको आप ऐसे डिवाइड कर दो, क्योंकि आगे फैमिलीज़ अड़ोसी पड़ोसी सारे रिश्तेदार होते थे। कभी नहीं देखा जाता था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सरदार है, सब एक होते थे। और जो पिताजी का भी कहना होता था कि जितने भी अपने रावलपिंडी के मुसलमान थे सारे अपने भाई बंधु थे, किसी ने कभी कुछ नहीं किसी को किया। ये कबीले बुलाए गए थे और उनको इनाम दिए गए थे। ये किसकी कराफात थी ये वो जाने, पर जो गदर उन्होंने किया उन्होंने बर्बादी की। मेरा बड़ा भाई जो कार में कॉलेज जाया करता था, दिल्ली आकर नौकरी ढूंढने के लिए गया तो DGSND में उसको 90 रुपये महीने की क्लर्क की जॉब मिली, क्योंकि उसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट था और FA के कॉलेज का कार्ड था। इससे परिवार ने कोशिश की उठने के लिए। मेरी बड़ी बहन, उसने कैंप कॉलेज खुला, वहाँ MA AA किया। उसको भी रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री से 2000 का लोन मिला। इन दोनों लोन के अगेंस्ट जब एवेक्यूस प्रॉपर्टी जो आपकी रह गई है उसके जो क्लेम मिलने थे हमें नहीं मिले, इसलिए कि आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए कस्टोडियन ऑफ एवेक्यूस प्रॉपर्टी ने दुकान भी अलाट की, मकान भी अलाट किया। अब वो दूसरा ले गया तो हमारे रिकॉर्ड में तो है और आपको लोन मिल चुका है, तो इसलिए यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर क्लेम इवन। इस तरह पढ़ाई करके परिवार ने उठने की कोशिश की। छोटी बहन ने भी MA BEd करके आर्या समाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चावड़ी बाज़ार में वाइस प्रिंसिपल रही। मैंने पढ़ाई करके फ़ौज ज्वाइन की, घर से BSc करके गया था। फ़ौज ने मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भी भेजा और एज ए कर्नल रिटायर हुआ। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे एक पड़ोसी आया था मेरे पिता के पास 90,000 रुपये लेकर कि आप अपनी एक दुकान मेरे को दे जाओ। कहता नहीं, मैं वापस आऊँगा। तो इस पार्टीशन का लेसन पूरे वर्ल्ड को समझना चाहिए कि आप किसी को उसके घर से निकाल के फेंक रहे हो, वो उजड़ जाएगा, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। जिसने खून पसीने से कुछ बनाया है तुम उसका छीन लो तो कैसे खुश रह सकते? उसकी आंखों के सामने उसके भाई को मार डालो। एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, लड़ाई होती है, सोल्जर मरता है, वो सारी बात ठीक है, पर वो किसी वजह से है ना। और ये तो बिना वजह के था। आज दिन तक सदमा मुझे भी होता। मैंने अपने माँ बाप को बिना खाना खाए सोते देखा। गद्दी पे बैठे हुए डिसीजन लेते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि नीचे वालों का क्या होगा। अगर नीचे वालों का नहीं हम सोच सकते तो हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई डिसीजन लें। किसी धर्म ने नहीं कहा कि तुम जाके अपने दूसरे धर्म वाले को मार के आओ। किताब खोल के दिखाओ किस में लिखा हुआ ये सिर्फ सेल्फिश इंस्टिगेटर्स हैं जो करते हैं, उनकी बातों में आना नहीं चाहिए। सीख यही है कि अपने आप के ऊपर भरोसा रखो और आप वही करो जो आपके सब ग्रंथ सिखाते हैं, जो आपका परिवार सिखाता है। नफ़रत किसी से मत करो। नफ़रत करने से बिगाड़ आता है।